आज का विषय प्रारंभ करने से पहले सभी वीडियो दर्शकों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत द्वितीय अध्याय भारतीय संस्कृति का विकास क्रम। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारतीय संस्कृति के विकास क्रम को 5 भागों में बांटा है। विद्वानों ने 5 युगों में बांटा है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, प्राग ऐतिहासिक युग। इस प्राग ऐतिहासिक युग के 2 भाग, प्राग वैदिक या आगम युग जो 8000 से 3000 ईस्वी पूर्व तक का भाग है। निग्रो, निषाद और द्रविड़ सभ्यता उस समय प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता 3250 से 3250 से 2750 यानी 2700 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। दूसरा है वैदिक युग। वैदिक युग 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक का समय। उत्तर वैदिक युग को भी 2 भागों में बांटा। ब्राह्मणीय युग जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय, और औपनिषदिक युग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक का समय। चौथा है मध्य युग, मध्यकाल यानी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और मध्यकाल, जिसको मध्य युग के नाम से जाना। मध्य युग को भी 4 भागों में बांटा। पहला बौद्ध व जैन युग अथवा मगध, मौर्य और कुषाण का, जो कि 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक का समय है। उसके पश्चात पौराणिक युग या गुप्त काल, हर्ष काल। पौराणिक युग या गुप्त तथा हर्ष काल, इसकी समयावधि है 100 ईस्वी से 650 ईस्वी तक। 100 ईस्वी से 650 ईस्वी तक। पौराणिक रूढ़िवादिता का युग या राजपूत काल, जो कि 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय रहा है। तत्पश्चात हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का संपर्क इसी मध्य युग में हुआ, जिसका समय 1200 से 1751 ईस्वी तक का माना है। और अंतिम है आधुनिक युग। आधुनिक युग को भी 2 भागों में विभाजित किया। अंग्रेजी युग या पाश्चात्य संस्कृति से संपर्क, जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था। 1751 से 1947 यानी 1947 ईस्वी तक का समय अंग्रेजी युग या पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क से नाम से है। और दूसरा है स्वतंत्र भारत का मानव संस्कृति की ओर। स्वतंत्र भारत का मानव संस्कृति की ओर 1947 से आज तक का जो समय है वो स्वतंत्र भारत का मानव संस्कृति की ओर में सम्मिलित है। तो इस प्रकार से विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के विकास क्रम को 5 भागों में 5 युगों में विभाजित किया है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक युग, प्राग ऐतिहासिक संस्कृति। तो यह संस्कृति प्राग ऐतिहासिक संस्कृति भारतीय संस्कृति का प्रभात काल था। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है उस प्रकार से भारतीय संस्कृति के जब उदय का काल था, प्रभात का समय था, वो प्राग ऐतिहासिक संस्कृति के नाम से
इस युग पर प्रकाश डालने के लिए कोई लिखित सामग्री, लिखित ग्रंथ हमारे पास आज तक उपलब्ध नहीं है। फिर भी हम मानते हैं कि समय के जो औजार हैं, उस समय के औजार, हथियार या दूसरे प्रकार के जो अवशेष मिले, उनसे यह अनुमान लगाया गया, उनसे यह पता किया गया या उनसे यह जाना जा सकता है कि मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी बुद्धि के प्रयोग से अनेक आविष्कार किए होंगे और अपनी सभ्यता को आगे अग्रसर किया होगा, अपनी संस्कृति को आगे अग्रसर किया होगा। इस प्रागैतिहासिक संस्कृति को ही प्रागैतिहासिक युग कहते हैं, जिसको दो भागों में बांटा। पहला भाग जो था निग्रो, निषाद और द्रविड़ सभ्यता का, इसको 8000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी तक का माना। इस सभ्यता में सबसे पहले पाषाण युग, इसको पाषाण युग भी कहा जाता है, पूर्व प्रस्तर युग भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो भाग है वो सिंधु सभ्यता का है। सिंधु सभ्यता का जो भाग है उसको 3250 से 2750 ईस्वी तक माना। तो उस सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में भारत की जो प्रथम उन्नत और संगठित सभ्यता है वह सिंधु घाटी सभ्यता ही है। भारत की सर्वप्रथम उन्नत एवं संगठन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की सर्वप्रथम उन्नत जो सभ्यता है, संगठित सभ्यता है, वह है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नामकरण कैसे हुआ? तो जब 1856 में अंग्रेजों द्वारा शासित भारत पर या भारत की अंग्रेजी सरकार ने कराची और लाहौर के मध्य रेल लाइन बिछाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए कार्य ठेकेदारों को सौंपा, तब उन्हें अपने कार्य के लिए कुछ ईंटों की आवश्यकता हुई और ईंटों की आवश्यकता पड़ने पर सिंधु नदी का जो निकटवर्ती क्षेत्र था, सिंधु नदी के निकटवर्ती जो खंडहर थे, उनकी खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ प्राचीन मान्यताएं, आश्चर्यजनक घटनाएं, श्रमिकों ने कह दिया कि इस स्थान पर भूत प्रेत का साया है, यह स्थान भूत प्रेत से बाधित है। तब अधिकारियों ने उस कार्य को बंद करवा दिया। उसके पश्चात श्रमिकों की भय भावना को देखते हुए अधिकारियों ने कार्य बंद करवा दिया। कार्य जब बंद हो गया, तब उसके बाद 1922 ईस्वी में फिर से श्री राखाल दास जी बनर्जी हुए। उन्होंने बौद्ध स्तूप की खुदाई के संबंध में जब हड़प्पा क्षेत्र में कुछ कार्य करवाए, तब कुषाण काल के एक बौद्ध स्तूप मिला। उस समय प्राग ऐतिहासिक काल की जो कुछ वस्तुएं थी वो मिली। उसके बाद उन्होंने माना कि यहाँ खुदाई होनी चाहिए। उसके बाद फिर लगातार वहाँ 10 वर्षों तक उत्खनन होता रहा, खुदाई होती रही। इसके बाद में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अन्य सभ्यताएं निकली। तब वह समय था सिंधु घाटी सभ्यता का। और उसके बाद है वैदिक युग। वैदिक युग, तो वैदिक युग से पहले
हम बात कर लेते हैं कि उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो गृह निर्माण था वो किस प्रकार का था। तो देखो, गृह निर्माण के लिए उस समय महापथों पर, बड़े बड़े राजमार्गों पर संपूर्ण और एक दूसरे से मिलकर हड़प्पा की तरह ही मोहनजोदड़ो के कई खंड या मोहल्ले जो होते थे, तो उस समय जो घर होते थे मोहल्लों में, खंडों में विभाजित होते थे। घर एक दूसरे को सटाकर बनाने की प्रथा थी। कभी कभी दो घरों के बीच में 1 फीट की जगह छोड़ दी जाती थी। उसके बाद घरों का जो निर्माण होता था वो नींव डालकर किया जाता था। पहले नींव डाली जाती थी, उसके बाद घर का निर्माण किया जाता था। कच्ची टूटी फूटी ईंटें डाल देते थे, जिससे नींव का भराई का कार्य होता था। बाढ़ से बचने के लिए, सीलन से बचने के लिए मकान को एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। उसके अलावा अधिकतर जो घर होते थे मिट्टी के या कच्ची ईंटों के होते थे। दीवारों में जो ईंटें होती थी एक लाइन में, जैसा कि हम आज करते हैं, तो एक लाइन में खड़ी करके और दूसरी लेटा करके लगाई जाती थी, जिसको क्या कहते थे? तोड़ा चाल शैली। क्या कहते थे? तोड़ा चाल शैली कहते थे। ईंटों की जुड़ाई में पहले गारे का प्रयोग किया जाता था सीमेंट के स्थान पर। गारा किससे बनता है? मिट्टी में पानी डाल के चिकनी मिट्टी से गारा बनाया जाता है। उस गारे का प्रयोग किया जाता था। ऊपर लकड़ी की परत लगाकर फिर छत को पाट दिया जाता था। दीवारों में प्रकाश के लिए कुछ झरोखे या घिया पत्थर की जालियां बना दी जाती थी, जिससे प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो सके। इसके अलावा सामान्य रूप से जो कमरे होते थे उनका फर्श भी कच्चा होता था। कच्चे फर्श से अभिप्राय है मिट्टी को कूट करके बनाया जाता था, जिसकी लिपाई आदि कार्य हो जाते थे। स्नानागार जो होते थे उनको पक्की ईंटों से बनाया जाता था। पक्की ईंटों से जुड़ाई की जाती थी। घर के भीतर जो नालियां होती थी उस समय उनकी भी अच्छी व्यवस्था थी। उस समय समुचित व्यवस्था थी। और जो बड़े बड़े घर होते थे उनमें प्राय कुएं भी देखे जाते थे। हर बड़े घर में एक कुआं होता था और कुओं का जो आकार होता था वो गोलाकार होता था, अंडाकार होता था। कुएं के मुंह पर एक छोटी सी ऊंची मुंडेर लगा दी जाती थी, जिसके ऊपरी भाग पर क्या देखे जाते हैं? रस्सियों के निशान आज भी मिल जाते हैं, अगर कुआं कहीं देखा हो तो। मकानों के अंदर के वो जो दरवाजे होते थे उनके सामने भी एक दीवार चुन दी जाती थी, जो पर्दे का काम करती थी। इसके अलावा गढ़ी और विशाल गोदाम होते थे उस सिंधु घाटी सभ्यता के युग में। 10 मीटर तक की एक कृत्रिम पहाड़ी पर बनाई गई। बाढ़ की रक्षा के कारण इसके चारों ओर एक 21 मीटर का चौड़ा बांध बनाया गया। इस गढ़ी में अनेक द्वार मिले, अनेक मीनारें मिली और ये भी एक दुर्ग के समान थी। इसके अलावा हड़प्पा में एक विशाल गोदाम के भग्न अवशेष भी प्राप्त हुए, जिसमें पूर्व और पश्चिम की ओर 12 दीवार 2 समूहों में थी। उन दोनों समूहों में बीच में लगभग 5 मीटर का अंतर था। प्रत्येक जो भंडार गृह होता था
गोदाम होता था उसका मुख नदी की ओर मिला है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो सामान था वो सामान नदी मार्ग से, जल मार्ग से आता होगा और इसके आसपास निकट में छोटे छोटे मकान भी बने हुए हैं। एक सार्वजनिक स्नानागार भी उस सभ्यता का मिला। उस सार्वजनिक स्नानागार को विशाल स्नानागार कहा गया, जिसकी लंबाई 180 फीट है और 10.2 फीट जिसकी चौड़ाई है। इसके चारों ओर गैलरी हैं, कक्ष हैं, कमरे हैं, प्रांगण है। इसके अलावा यहाँ की विभिन्न शिल्प कलाएं भी उत्कृष्ट हैं। मोहनजोदड़ो से पत्थर, धातु, मिट्टी की मूर्तियों के भी उदाहरण प्राप्त हुए। उनसे सिंधु सभ्यता में जो मूर्ति शिल्प का विकास था उसको सहजता से जाना जा सकता है। यहाँ पत्थर की 11 मूर्तियाँ मिली। कितनी? 11 मूर्तियाँ मिली, जो सफ़ेद पत्थर की है या कह सकते हैं घिया पत्थर की बनी हुई है। इनमें से जो 11 में से 9 मूर्तियाँ हैं वो मानवाकार हैं और 2 मूर्तियाँ पशु अथवा संयुक्त पशु की आकृतियों जैसी हैं। अधिकांश जो मूर्तियाँ मिली उस समय की, उनका धार्मिक महत्व भी बताया गया, धार्मिक महत्व भी माना गया है। पत्थरों की जो मूर्तियाँ थीं इनमें मानव मूर्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। फिर आगे के विषय में अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।